हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए। इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और इस एग्ज़ाम के लिए आपके सोर्स क्या होनी चाहिए, कौन से बुक आपको फॉलो करने चाहिए, क्या फॉलो करने चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहले की बात करें। सिलेबस में आप देखोगे तो सिलेबस में कुछ नहीं दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। सिर्फ सीधे तौर पर आपसे कह दिए गए समान अध्ययन के प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर फेरबदल हमेशा होते रहते हैं। इस बार की बात करें, इंग्लिश से 2-3 प्रश्न आ गए थे, हिंदी के भी 3 प्रश्न आ गए थे, मैथ्स से 5 के करीब प्रश्न रहते हैं और 2-3 प्रश्न आपको रीजनिंग से आ जाते हैं। यानी 5 मैथ रीजनिंग, 5 से 6 के आसपास मैथ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी प्रश्न जो आते हैं समान अध्ययन के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर हो गए, हिस्ट्री हो गए, इन टॉपिक से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले पहला काम आपको क्या करना चाहिए? पहला काम ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। प्रीवियस ईयर के पेपर देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी टीचर के पास क्लासेस लेते हो या कहीं भी यूट्यूब के ऊपर कुछ भी क्लासेस आपने देख रखा है या टेलीग्राम के ऊपर आपने कुछ क्लासेस के लिए बाई कर रखा है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये डिसाइड करेगा कि आपको मेरिट लिस्ट में आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, ये तय करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेवल के ऊपर किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप फॉलो मत करो। अपने लेवल के ऊपर कम से कम प्रीवियस ईयर के 2017 यानी जिसे आप 2018-17 आप कहते हो, तो 2017-18 के दरोगा जो 1717 वैकेंसी आए थे, इस दरोगा का पेपर आपको देखने। अब इससे आपको आइडिया लग जाएंगे। यानी आइडिया क्या लगेगा आपको? 50 से 70 के बीच जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसका आइडिया लग जाएगा। अब ये सब लोग सही कर आते हैं। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर गलती करते। यानी कि आपके एग्जाम में बैठने वाले 4 लाख हैं, तो जिनमें से करीब करीब 50 से 1 लाख 50,000 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे। अब ये जो प्रश्न है 50 से 70 प्रश्न है, ये 50,000 कैंडिडेट हर कोई सही कर आएगा। अब इन 50,000 में से 20,000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और ये तेज इसलिए होते हैं क्योंकि ये मेन फोकस करते हैं अपने एग्जाम के सिलेबस के ऊपर और यहाँ पर 5 से 10 प्रश्न के लीड लेकर चले जाते हैं। अब ये 5 से 10 प्रश्न के लीड क्या काम आता है? ये काम आता है मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए। अब ये मेरिट लिस्ट की जगह बनाने के लिए आप क्या करने होंगे? सबसे पहले 2017 दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर, फिर उसके बाद 2019 दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने होंगे और देन आता है आपका नंबर 2020 दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर देखने होंगे। अब एक बार हाल फिलहाल के एग्जाम, क्योंकि पेपर सेट किए जाते हैं, जो पेपर बनाए जाते हैं, इससे पहले हम लोगों ने हाल फिलहाल में जो देखा एक्साइज सब इंस्पेक्टर फायर स्टेशन ऑफिसर के एग्जाम में जो पेपर तैयार सेट करते हो वे लोग ज़्यादातर टाइम दोबारा भी दे दिए जाते हैं। तो यदि ऐसा हो जाता है, यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर फायर स्टेशन ऑफिसर वाले ही लोग पेपर को तैयार करते हैं, जो हम लोगों के सामने पेपर दिखे थे, उस पेपर को देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हाल फिलहाल में एग्जाम हुए, यदि ऐसा किए जाते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न उसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसके सबसे बेहतरीन आइडिया लगाने के लिए 2000 एक्साइज सब इंस्पेक्टर जो 60-62 के एक्साइज ESI SDFSO फायर स्टेशन ऑफिसर FSO, ठीक है, ऑफिसर का पेपर, ये जब आप देखते हो तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम का पेपर देखो, मेंस एग्जाम के पेपर देखो, दोनों का पैटर्न एक जैसा आता है। सिलेबस में बदलाव है पर फिर भी दोनों पेपर का पैटर्न देखोगे एक जैसा पूछे गए। आसानी से 80 प्रश्न के करीब करीब दोनों पेपर में सही किए जा सकते थे और लोगों ने सही भी किया। जैसे आप SDFSO को पेपर आप देखोगे, यहाँ पर लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट जितने भी एग्जाम देने बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट 80 से 85 के करीब लगभग सही कर आ रहे थे। पर इस पर मेरिट तो बनेगा नहीं। मेरिट किस पर बनेगा? जो कैंडिडेट 5 से 10 के बीच में लीड लेकर जाएंगे। ज़्यादातर टाइम 5 ही आप लीड कर पाते हो, इससे ज़्यादा लीड करना बहुत टफ हो जाता है, पर 5 से 10 प्रश्न का लीड आपको लेकर चलना होगा। अब यहाँ पर 80 से 85 जो प्रश्न यहाँ पर जो लोगों ने अटेम्प्ट किया, यहाँ पर सिली मिस्टेक लोगों का 0 रहा। यानी जो आप आसानी से गलती करते हो ये आपको 0 करने पड़ेंगे। अब ये 0 इसलिए करने पड़ेंगे, आपके जो कंपटीटर बैठे हैं एग्जाम हॉल में ये गलती कर नहीं आने वाले। आपके कंपटीटर का मतलब ये हुआ कि जो मेरिट लिस्ट में आएंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम के, वो 20 से
25,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कोई गलती आपको नहीं कर कर आएंगे, ठीक है, एक भी गलती नहीं कर आएंगे। और ये 50,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 70 करीब सही करेंगे। इनसे अपना कंपटीशन नहीं है, अपना कंपटीशन यहाँ पर 20 से 25,000 कैंडिडेट्स है जो कोई गलती नहीं करते। अब इनके बीच में आप जगह बनाना चाहते हो, आप बाहर, आप भी किस रेंज में आ रहे हो, 50,000 के रेंज में आ रहे हो, आपको जगह कहाँ बनानी है, 20 से 25,000 के बीच में जगह बनानी है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंटरनेट के ऊपर आप ढूंढोगे उससे, या यूट्यूब के ऊपर दूसरे के क्लासेस से आप मदद लोगे, वहाँ से आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएंगे। मैथ्स का एग्जैक्ट टॉपिक आपको पता चल जाएंगे। तीनों चारों एग्जाम में एक जैसे एक ही तरह के प्रश्न पूछे गए, कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। चाहे साइंस का सेगमेंट हो, चाहे जो भी सेगमेंट हो, सारे सेगमेंट में एक ही जैसे पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। बस 2-3 प्रश्न का जो लीड लेकर चला जाएगा वो मेरिट लिस्ट में यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। सेकंड पॉइंट ये आता है, ये सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करें, आपका जो समय है, आप जो भी आपको समय आपको 2 महीने के करीब मिले, वो आखिरी दिसंबर तो आप एक तरह से मान लो रिवीजन के लिए। तो आपके पास 2 मंथ है, अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर पूरी तरह से पर्व त्योहार का दिन है। पूरा अक्टूबर आपको पर्व फेस्टिवल में चले जाएंगे और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत हद तक आपका डिस्ट्रैक्ट होना ही होना है। आप एक वीक मान के चलो, आप किसी न किसी तरीके से यहाँ पर इन एग्ज़ामों में, इन फेस्टिवल में आप फंसोगे ही फंसोगे। तो अक्टूबर नवंबर में जो भी समय है, इन समय में कोशिश आपको पहला ये करना है कि जो सिलेबस है, इस सिलेबस को पूरी तरह से आप कंप्लीट करो। पहले से सिलेबस कंप्लीट है तो ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करने के लिए। तो रिवाइज भी वैसे ही करो जैसे आप सिलेबस कवर करते हो। तो सिलेबस को आप पहले कवर करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करें, तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करें, आपका सोर्स कौन सा सोर्स, यानी बुक्स आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बुक यहाँ पर सही से चूज करते हो तो आपका आधा काम आसानी से हो जाते, यानी मेरिट लिस्ट के करीब करीब आप पहुँचने के लिए काफ़ी हद तक एक मेहनत कर लेते हो। तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर देखा, अब सभी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या आपको बुक फॉलो करनी है ये आप ध्यान रखो। अब यहाँ पर जो इंटरनेट के ऊपर है, ज़्यादातर टाइम मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस तो मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं देखता, एजुकेशनल वीडियो तो लगभग ना के बराबर देखता है यूट्यूब पर कभी कभी टाइम पास करने के लिए मैं देख लेता हूँ। तो जिनमें से कुछ चैनल के मैंने देखा जहाँ पर घटना चक्र बताते हैं, जनरल साइंस के लिए देख लो, आप घटना चक्र देख लो। अब ये कभी सोचा है कि घटना चक्र पढ़ने में कितना आपका टाइम बर्बाद होता है? थोड़े से पेज नहीं है, 800 करीब पेज है, और उन सारे पेजेस को आपको रिविजन करना इतना आसान काम नहीं है। तो हमें मेन टारगेट, अब यहाँ 800 पेजेस और प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ये 800 पेजेस में से सिर्फ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल साइंस से। इनमें से ज़्यादा इस बार अब जो वेरिएशन देखे गए, फिजिक्स अभी ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का नंबर आ रहा है, उसके बाद आपको बायो के नंबर आ रहे हैं। अब भी हाल फिलहाल के पैटर्न के हिसाब से देखें, जो जहाँ पर आप देखोगे वहाँ पर इसी पैटर्न में प्रश्न पूछेंगे। सबसे ज़्यादा लगभग 7 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, 5 से 6 यहाँ से पूछे गए थे, 2 या 5 के करीब यहाँ से पूछे गए थे प्रश्न बायो से। तो यहाँ पर आप सेगमेंट, अभी से पहले आप देखोगे तो बायो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, उसके बाद केमिस्ट्री का नंबर आता था और थर्ड नंबर पर फिजिक्स के नंबर आते थे, इस तरह से। तो ये पैटर्न चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर साइंस के लिए ज़रूरी ये है कि जितना सोर्सेज आप बुक, एमसीक्यूज, हाँ एमसीक्यूज को सॉल्व करो आप। जो आप सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। घटना चक्र नहीं होगा, घटना चक्र के ऊपर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर साइंस सेगमेंट का ही घटना चक्र आप देखोगे 800 से ज़्यादा पेजेस है, और उन्हें पढ़ पाना, उन्हें याद रख पाना बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है। तो मैं सजेस्ट यहाँ पर ये करूँगा कि कोई और पब्लिकेशन के एमसीक्यूज बेस्ड, आप चाहे एसएससी के एग्जामों का, एसएससी एग्जाम में जो पूछे जाते प्रश्न, उनके प्रीवियस ईयर पेपर का आपको एमसीक्यूज आप तैयार कर ले तो वो काफ़ी रहेंगे जनरल साइंस सेगमेंट का। तो यहाँ पर ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ना कि आप यहाँ पर ये कर सकते हो। अब दूसरा काम ये कर सकते हो कि आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलना चाहिए। जैसे फिजिक्स का आपने सिलेबस स्टार्ट किया तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट का चैप्टर आ जाता है। उसके बाद आपको चैप्टर आ जाता है हीट का, हीट से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैग्नेटिज्म के प्रश्न चैप्टर आ जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद ग्रेविटी से प्रश्न आ जाते हैं। देन बात करें आपका जो जनरल साइंस में साउंड से प्रश्न हमेशा पूछे गए,
साउंड किसी एक आप साउंड के पेपर, तीनों पेपर चारों पेपर देखोगे तो एक से दो बार लगभग साउंड से भी प्रश्न पूछे गए। तो ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी से भी हमेशा लगभग चारों पेपर शिफ्ट में आपसे 2017, 2019, 2020 और 2021 के, यानी इस वर्ष के दरोगा आप देखोगे तो सभी शिफ्ट में लगभग एक से दो प्रश्न हमेशा पूछे गए इलेक्ट्रिसिटी से, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, दोनों जगह पूछे गए। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गए। फिर ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब ये पता कब चलेगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आप बाकी कुछ मैंने चैप्टर के नाम बता दिया, कुछ चैप्टर का आइडिया आपको वहां से लग जाएंगे। बायो को चैप्टर की बात करें, डिजीज बहुत फेवरेट है। फिर उसके बाद प्लांट बहुत ज़्यादा आयु का फेवरेट है। तो ये दो चैप्टर, डिजीज प्लस प्लांट, ये दो चैप्टर आयु का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इन दो चैप्टर से ही ज़्यादातर टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं, हट से कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, कभी कभी। हाँ, एक चैप्टर और है सेल भी है, सेल भी इंपॉर्टेंट है आयोग का। तो सेल चैप्टर से भी प्रश्न आते हैं। कभी कभी स्केलेटन सिस्टम से प्रश्न आ गए, कभी कभी कुछ टॉपिक आपको फेरबदल के लिए पेपर को थोड़ा सा इधर उधर हिलाने के लिए आपको पूछ दिए जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर टाइम फेवरेट ही है। और बाकी आइडिया आपको लगाने के लिए एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। अब ये 3 चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और से चैप्टर है फाइलम, यानी एनिमल किंगडम के जो आपका जिस तरह से एक फाइलम जो है, उन्हें उनके एग्जाम्पल आप प्रॉपर याद कर लो, उनमें क्या कब किस समय क्या चीज़ डेवलपमेंट हुए उनके अंदर, ये याद कर लो। यहाँ से आपको फाइलम ये भी 3-4 चैप्टर्स बायो का है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो लगभग 1-2 प्रश्न ही ऐसे होंगे जो छूटेगा, नहीं तो ज़्यादातर प्रश्न के आप कवर कर लोगे। पर कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर जो बचे हैं उन चैप्टर के वाइज सिलेबस आप कवर करते हो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज लगा लेते हो, ये काफ़ी होंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपको जो डेली लाइफ में आते हैं ना, जो केमिकल यूजेज में आते हैं, उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी आपको, आप प्रीवियस ईयर के पेपर 2017 देख लो, 2019 देख लो, 2020 देख लो, या इस वर्ष के एक्साइज सब इंस्पेक्टर फायर स्टेशन का ऑफिसर पेपर देख लो, तीनों पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए जो डेली लाइफ में किसी न किसी केमिकल के हम यूज करते हैं, उसी बेस के ऊपर उसी तरह के केमिकल के लेकर ज़्यादातर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में हमें क्या करने, डेली लाइफ वाले करंट जनरल केमिस्ट्री आपको कवर करनी है। इससे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में कवर नहीं करनी। हमें इसमें केमिस्ट्री में ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है कि हमें बहुत अच्छे से करना है। आपको पीरियोडिक टेबल या यहाँ पर ज़्यादातर टाइम प्रश्न नहीं पूछे गए, पर एक बार रफ आइडिया ले लो कि लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, राइट से ऊपर से नीचे जाने में क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं। ये एक बार कम से कम बेसिक पीरियोडिक टेबल को ओवरऑल आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए, जिससे आप प्रश्न यदि पूछ दिए जाते थोड़ा सा पेपर को टफ करने के लिए, तो ये इसका भी आइडिया हो। तो ये 2 टॉपिक है बेसिक, आपको डेली लाइफ में जो साइंस केमिस्ट्री के इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड, और एक जो टॉपिक और आ गया पीरियोडिक टेबल, ये 2 टॉपिक आपको कवर करनी है। और यहाँ पर थोड़े बहुत आप कवर करना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कि इसमें क्या सेल वाला चैप्टर जो होते हैं जिसमें पहली कक्षा में, तो वो वाले प्रश्न चैप्टर को आप देख सकते हो। बस इतना ही। और एक चैप्टर और है जो है मैटर, केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर। तो ये मैटर चैप्टर से भी आपको प्रश्न आ जाएंगे। तो मैटर के भी आपको, पदार्थ के भी चैप्टर आपको कवर करने होंगे। तो ये 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कवर करना है। और कुछ आइडिया आपको लग जाएंगे प्रीवियस ईयर के, कुछ 1-2 टॉपिक मैंने छोड़ा होगा, तो जो आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक आप करते हो वहां से आपको लग जाएंगे। तो साइंस एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री के देखोगे तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादातर टाइम पेपर को टफ करने के लिए मेडिवल हिस्ट्री को थोड़ा सा पूछ दिए जाते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको राजा महाराजाओं के नाम याद रखो या ना रखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न जो ज़्यादातर टाइम नहीं पूछे जाते मेडिवल हिस्ट्री में, ऐसे चैप्टर को ज़्यादातर टाइम, जैसे यहाँ पर संगम वंश, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको प्रश्न बहुत कम बनते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। फिर इसके बाद आप मेडिवल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बन जाएंगे, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है इंडियन मेडिवल हिस्ट्री में, कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही ज़्यादातर टाइम आपको मेडिवल हिस्ट्री में प्रश्न बनते हैं। अब इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए, तो काफ़ी हद तक जो आप लुसेंट पढ़ते हो, लुसेंट
इससे कवर हो जाता है। पर एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड कल्चर तो यहाँ से कवर हो जाते हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रश्न यहाँ से आपका कवर नहीं हो पाता। जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लो यूट्यूब पर सर्च करके, तो 20 या 30 मिनट के एक लेक्चर में लगभग कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है ये बता दिए जाएंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी तरह से आप कवर कर लेते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका कवर हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पर जो लुसेंट में दिया हुआ है वहाँ से आपका कवर हो जाता है, जितना दिया हुआ है बस उतना काफ़ी है। कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ दिए जाते हैं जो आपको पढ़ने के लिए कम से कम आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कवर करने के लिए कम से कम 7-8 लेक्चर की जरूरत पड़ जाता है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। तो मैं इतना तो सजेस्ट नहीं करूँगा। कुछ मुगल काल के जो आर्ट एंड कल्चर है उस समय का आप देख लो, और ये लगभग 2 से 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। पेपर को टफ करने के लिए 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और पेपर टफ इसलिए किए जाते हैं कि मैं जो कट ऑफ आसमान छू रहे हैं वो आसमान ना छुए, एक ओवरऑल बेग कट ऑफ बने, और लोग मेरिट में जो जगह बनाने के लिए जो 5 प्रश्न या 10 प्रश्न की जो लीड लेकर जाते हैं उस लीड लेने के लिए आपको ये करना पड़ेगा मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेडिवल। एनसेट की बात करें तो एनसेट में आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो एनसेट में मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म हो गए। मौर्य काल का आपको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर राजाओं का नाम तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल याद होंगे, बिंदुसार के भी कार्यकाल याद होंगे, और अशोक के भी कार्यकाल याद होंगे। और हाँ, अशोक के समय थोड़ा सा विशेषकर आप देख लेना, वहाँ पर जो शिलालेख थे किस शिलालेख में क्या कहे गए, कभी कभी पेपर को टफ करने के लिए पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर यहाँ पर साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट शासक, चोल, पांड्य, चेर, ये साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट शासक के आप देख लेना। ठीक है, तो ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है नंबर मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर टाइम जो पेपर पूछे जाते हैं, ये जो पेपर पूछे जाते हैं डेट से रिलेटेड, यानी सीधे सीधे फैक्ट पूछ दिए जाते हैं, डेट। और करीब कितने प्रश्न होते हैं डेट से रिलेटेड? 2 से 3 प्रश्न होते हैं। डायरेक्ट सीधे तौर पर आपको ये प्रश्न आ जाएंगे कि ये इवेंट का कब किस डेट के हुए थे। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। तो ये आपको फैक्चुअल है, ये पूरा रट्टा मारना होंगे। फिर उसके बाद जो उस समय अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कमीशन बनाए थे, एग्रीकल्चर के लिए, अकाल के लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ के लिए भी जो कमीशन बनाए गए थे उन कमीशन के नाम, और किस लिए बनाए गए थे, उनके अध्यक्ष, और कब बनाए गए थे, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, कमीशन हो गया। तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट आते हैं चैप्टर आते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, इन अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन जो भी हुए, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस सेशन आपको याद रखने। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी आप जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे वहां से आपको आइडिया मिल जाएंगे कि और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो कांग्रेस अधिवेशन होंगे। देन हम बात करें यहाँ पर गवर्नर जनरल से रिलेटेड प्रश्न लगभग ना के बराबर आते हैं, पर यहाँ पर जो कमीशन आप देखोगे, ये जो इंपॉर्टेंट कमीशन देखोगे किस लिए, किस सब्जेक्ट के लिए बनाया गया, जो लुसेंट में दिया हुआ है, लुसेंट से बाहर जाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो लुसेंट में जो दिया यहाँ से आपको कवर करना है, तो इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा जाने की जरूरत पड़ेगा नहीं। और इसी समय किस गवर्नर जनरल के समय ये कमीशन बनाए गए थे, किसकी अध्यक्षता बनाए गए थे, और किस टॉपिक से रिलेटेड बनाए गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बनाए गए थे, एजुकेशन से रिलेटेड बनाए गए थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाए गए थे, अकाल से रिलेटेड बनाए गए थे, पोस्ट डाक से रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड, जो भी कमीशन अंग्रेजों के समय जो भी बनाए गए, इन कमीशन को आपको देखना है। ठीक है, तो कांग्रेस सेशन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट है ये कवर हो जाता है। फिर इसके बाद नंबर आता है क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए कब, गांधी जी के आने के बाद, गांधी जी के आने के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, उन इवेंट को आप क्रोनोलॉजी याद रखो। 1920 में क्या हुए थे, 1921 में क्या हुए थे, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी होगी। अब यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कैबिनेट मिशन के रिलेटेड जो भी हुए, भारत में संविधान गठन करने को लेकर जो भी कमीशन बनाए गए, उन कमीशन के आपको
क्रम पूछ दिए जाएंगे कि किस समय में किस क्रम में बनाए गए थे, ये उनके अध्यक्ष के आ सकते हैं, उनके मेंबर के नाम आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ आइडिया आपको लग जाएंगे। गांधी जी के तो आपको कोई भी टाइम नहीं छोड़ना, ठीक है। गांधी जी का जो भी टाइम रहा है उस टाइम को शुरू से लेकर अंत तक आपको कवर करने हैं। इनके इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक, यानी भारत के आज़ाद होने तक सारे टॉपिक गांधी जी से ही किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपको कवर करने होंगे अच्छे से। फिर इससे पहले आपको कांग्रेस अधिवेशन, कुछ कमीशन याद करने होंगे और कुछ डेट। अब इसके बाद नंबर आता है मॉडर्न हिस्ट्री के ही सबसे फेवरेट टॉपिक है आयोग को पेपर को टफ करने के लिए, 1857 को विद्रोह। अब यहाँ पर आप आसान से सोचोगे कि इस एरिया को किसने नेतृत्व किया था, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे 2019 के पेपर दरोगा के मेंस देख लो, 2020 के मेंस देख लो, या 2017 के मेंस देख लो। तो 2019 के दरोगा के मेंस में तो बहुत अच्छे लेवल के 1857 के विद्रोह से रिलेटेड पूछे गए थे। फिर 2020 के ही दरोगा में शायद मेंस एग्जाम में या प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक अच्छे लेवल के पूछे गए थे कि ये कौन से बुक में क्या माने गए थे कि सिपाही विद्रोह, यानी कुछ बुक्स है वहाँ पर लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, हमेशा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़्यादा ध्यान किस पे देते, किस एरिया को किसने नेतृत्व किया, जो सब लोग याद करके जाते हैं, पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते उन टॉपिक के, उनसे रिलेटेड किसने क्या कहा, इस विद्रोह के रिलेटेड यहाँ से प्रश्न आता है। तो ये 1857 के विद्रोह से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो 1857 के पहले के विद्रोह, 1857 के बाद का विद्रोह। बस आपको एरिया याद रखने, नाम याद रखने, ठीक है, और एरिया का और नाम के साथ उसका नेतृत्व किसने किया था, बस ये। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये जो क्या बोलते हैं उस टॉपिक का, राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद जी। ये जो कुछ भारत के समाज में जो एक तरह से कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा, जिसके बाद लोगों के पास जो भारत के समाज में कृतियाँ हैं उनको हटाने के लिए जो लोग, कुछ लोगों ने योगदान दिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से 2017 के दरोगा में पूछे गए थे लगभग, और फिर उसके बाद 2019 के दरोगा में नहीं पूछे गए थे, 2020 के दरोगा में पूछे गए थे। तो यहाँ से एक दो बार पूछे गए पेपर, अब ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ज़्यादातर टाइम आपका जो ज्योग्राफी आप कर जाते हो, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लेते हो। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर कोई गलत कर नहीं आता इंडियन ज्योग्राफी। फिर इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के साथ इकोलॉजी, मेंस एग्जाम में इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेंस में ज़्यादातर होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, और ज़्यादातर आपको कुछ डैम, प्लांट, थर्मल प्लांट या एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्लांट है, फिर परमाणु जो षड्यंत्र प्लांट है उनसे रिलेटेड जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर होते हैं। कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। बस यही 2-3 टॉपिक है। फिर नेशनल पार्क, इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी जगह है, और बस यही इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर टाइम इंडियन ज्योग्राफी में पूछे जाता है और ज़्यादातर लोग सही कर आते हैं। पर मेंस एग्जाम में एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सम्मेलन हुए, उन सम्मेलन से रिलेटेड किस सम्मेलन में क्या चीज़ें अपनाए गए थे, इससे रिलेटेड पूछ दिए जाते हैं। तो ये दो आपको मेंस एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपरेशन करने हैं। अब यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से बेसिक देख कर चले जाते हो, ज़्यादातर टाइम आपका सारे प्रश्न डील हो जाते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या करना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स वैसे तो आप 5 ईयर प्लान करके चल जाओ। फिर इसके बाद आपके नंबर आते हैं बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग, पर उससे भी ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट है कि पिछली 2019 के दरोगा आप जब पेपर देखोगे तो 2020 के दरोगा का प्रिलिमिनरी एग्जाम देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल के अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। जिन्होंने बेसिक करके गए थे वे इकोनॉमिक्स में सारे प्रश्न डील कर गए थे। तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स से बेसिक आपको कवर करने पड़ेंगे, इसको लेकर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, आपका किस्मत सही रहा तो इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके सिर्फ 5 ईयर प्लान बैंकिंग से 1-2 प्रश्न पूछ के आयोग निकल सकती है। पर आपका किस्मत खराब रहा तो बेसिक से अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो बेसिक ज्योग्राफी, माइक्रो, मैक्रो, ये दोनों को बेसिक ज्योग्राफी आपको करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको करने होंगे कि रेपो रेट क्या होता है, इंडियन
इनकम का, नेशनल इनकम क्या होते हैं, जीडीपी क्या होते हैं, जीआई, तो ये सारी चीज़ें बेसिक टर्म आपको करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम याद रखने होंगे। तो ये हो गए आपको बेसिक चीज़ें, आपको यहाँ पे इकोलॉजी में सॉरी इकोनॉमिक्स में आपको कर कर जाने होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है कुछ और चैप्टर मैं छोड़ रहा हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर हो गए, कौन से चैप्टर नहीं हुए। तो सामान्य अध्ययन आपको तो उसी में आपको लूसेंट आप काफ़ी हद तक करोगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएंगे। लूसेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो 50 से 70 के बीच में जो प्रश्न आते हैं ये लूसेंट के बेस ही होते हैं। 50 होते हैं लूसेंट के बेस, बाकी 20 से 30 आपको सिलेबस के बेस हो जाते हैं। और 10 प्रश्न आपने सिलेबस के ऊपर कितना मेहनत किया है इसके ऊपर निर्भर करता है। ये 10 प्रश्न आप लीड ले पाते हो। 10 में से ज़्यादातर टाइम 5 से 8 के बीच में सारे लोग लीड ले जाते हैं। तो ये 5 से 8 मेरिट में डिसाइड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद सामान्य विज्ञान के ऊपर बात कर लिया, सामान्य अध्ययन के ऊपर नागरिक शास्त्र, ये भी पॉलिटी के साथ साथ आप सिविक्स के कुछ बेसिक टर्म याद कर लो क्योंकि मेंस एग्जाम में हमेशा पूछे गए। प्रिलिमिनरी में नहीं पूछा गया, प्रिलिमिनरी एग्जाम में ज़्यादातर टाइम आर्टिकल, अमेंडमेंट, संशोधन बस यहीं तक रह पूछे गए ज़्यादातर टाइम। आप पेपर जब देखोगे तो ज़्यादातर टाइम यहीं से प्रश्न पूछे गए। कभी कभी आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजी पूछ दिए गए, हायरार्की पूछे गए। एक राष्ट्रपति क्या है से लेकर आपको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया, कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और उनके हायरार्की क्या है ये आपको अरेंज करने के लिए दे दिए जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछेंगे। पर मेंस एग्जाम में सिविक्स से रिलेटेड कुछ जो थ्योरी है, सिविक्स से रिलेटेड जो कुछ थ्योरीज है उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो मेंस एग्जाम के लिए अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। सिविक्स के कुछ चैप्टर जो ज़्यादातर आपको यूट्यूब से आप कवर करते हो वहाँ से कुछ बेसिक चैप्टर या एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लेते हो, ज़्यादातर चैप्टर नहीं, जो बेसिक आपको कवर कर देता है। एक दो बुक आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे आपको पता चल जाएंगे। एक बार एनसीईआरटी की बुक आप देखोगे वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब ये आइडिया कब से लगेंगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप जब देख लोगे तो वहाँ से आप आइडिया लग जाएगा कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, किस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय इतिहास के ऊपर बात करिए। हाँ, एक और टॉपिक आ जाता है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास से 2 प्रश्न आपको रहते हैं। इसको लेकर क्या करना चाहते हो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देना चाहता हूँ। लूसेंट पढ़ो या जैसे आप कवर करना चाहो, 2 प्रश्न विश्व इतिहास से रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरिट में जगह बनाने के लिए अहम रोल निभाता है। तो विश्व इतिहास से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। भारतीय भूगोल के ऊपर बात कर लिया, गणित के ऊपर बात कर लिया, रीजनिंग के बेसिक रहते हैं जो आप मेंस एग्जाम में रीजनिंग से ज़्यादातर प्रश्न होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको रीजनिंग से नहीं रहता। जो आप टॉपिक जानते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाओगे वहाँ से आपको आइडिया लग जाएंगे। तो ये हो गए पूरी तरह से प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम के आइडिया। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया। पर इकोनॉमिक्स के बुक के ऊपर बात करें तो इकोनॉमिक्स ज़्यादातर मैं सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी का आप 11th का या आप देख लो, या फिर एनसीईआरटी आप नहीं देख पाते तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस हैं। तो आप यूट्यूब के भी कुछ कोशिश ये करना कि छोटी क्लासेस हो, ये नहीं कि 60 से 70 क्लासेस हो। कोशिश ये करना कि 30 से 35 क्लासेस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्लासेस हो। अब इसमें इकोनॉमिक्स सही से आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। लूसेंट में सिर्फ आपका फैक्चुअल आएगा जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा नहीं। आपको किस्मत सही रहता है तो फैक्चुअल प्रश्न पूछ दिए जाएं, नहीं तो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ही आते हैं। तो ये आपको लेकर चलें। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा महेश बर्णवाल की जो बुक आती है जितना दिया हुआ है। हाँ, एक चैप्टर मैंने छोड़ा है सॉइल, मिट्टी, मृदा, हमेशा पूछता जाता है सॉइल। और दूसरा चैप्टर है आपका जो पशु से रिलेटेड जो ब्रीड होते हैं इनके ब्रीड, फिर उसके बाद जो अनाज से रिलेटेड किस्म होते हैं इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आपको ज्योग्राफी में आते हैं। तो ये 2 चैप्टर आप मैंने छोड़ रखा और हमेशा पूछे गए, तो ये भी आप याद कर जा सकते हो। यहाँ से भी हमेशा पूछे गए प्रश्न, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा महेश बर्णवाल की बुक देख लो आप, बहुत हद तक काफ़ी है। और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आप देखोगे तो मुश्किल से 100 पेज के करीब होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। इससे इतना ही करना है। और उसमें भी आप 100 पेजेस को जब देखोगे तो उनमें से भी टोटल एक चैप्टर कंप्लीट करो तो एक चैप्टर को आप 2 से 1 पेजेस में, यानी 1 पेज अप एंड डाउन में पूरा नोट आप बना सकते हो, इतना ही रहता है। यानी टोटल आपको 20 चैप्टर है तो लगभग 40 पेजेस से अंदर
40 पेजेस के अंदर ही सारे नोट आपको कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको पूछे नहीं जाते हैं। आपको जो हाँ, जनगणना से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में दरोगा में नहीं पूछे गए, 1-2 बार पूछे गए, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करके तो जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी जनगणना टॉपिक न्यूज़ में भी बना रहा है, तो यहाँ पर आपको देख कर जाने हो। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बुक बता दिया। बाकी सारे और लुसेंट मैं बताऊंगा सिर्फ पॉलिटी के लिए, लुसेंट थोड़े बहुत नागरिक शास्त्र के लिए, सिविक्स के लिए आप ये यूट्यूब की मदद ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।